आप हमारे शहर में पहली बार ऐसा हुआ कि गनी जी आए, आनंद जी आए, सुनील जी आए और सुधीर, सुमन और रामजी भाई को भी आना था, लेकिन अपने स्वास्थ्य और अपनी कुछ समस्याओं की वजह से नहीं आ पाए। और आज हमें अपने 3 साथियों को यहाँ सुनने का मौका मिला और मैं उन्हें भी स्वागत करता हूँ। देखिए, वल्लभ जी का ये जो कविता संग्रह है, मैं इनकी कविताओं से इसी संग्रह के माध्यम से गुजरा। कुछ संक्षेप में ही मैं बात सूत्रों में ही करना चाहूँगा। देखिए, ये जो दौर है जिसमें कविताएं बहुत लिखी जा रही हैं, किसी भी दिन हम फेसबुक को उठाएं या व्हाट्सएप को उठाएं तो वहाँ आपसे दर्जनों कविताओं से मुलाकात हो। तो एक चीज तो यह देखने में आ रहा है कि जहाँ हमारा जनतंत्र, दुनिया में जनतंत्र सिकुड़ता जा रहा है और वहीं कविता का जनतंत्र फैल रहा है। यह बात इस दौर की खासियत है। अभिव्यक्ति पर तमाम तरह के, आनंद जी ने जिसकी चर्चा की कि मैं नहीं कहूँगा फिर भी कह रहा हूँ। तो ये जो दौर है, तरह तरह से अभिव्यक्ति पर खतरा है। अब मतलब पूरा का पूरा आप देखिए तो हमारा लोकतंत्र ही जेल में बंद है। एक गोरखपुर से आए हैं और दलितों और किसानों के एक सभा में एक आईजी, उत्तर प्रदेश पुलिस का पूर्व आईजी, जब वो व्याख्यान भाषण देता है तो उसके ऊपर 307 और 120 बी का मुकदमा कायम कर। तो ऐसे दौर में भी अगर कविताएं लिखी जा रही है, पोतराज जिस तरह से समय से टकरा रहा है, जिस तरह का उसका आत्मसंघर्ष है, जैसा सुनील जी का आत्मावलोकन है, वह सामान्य बात नहीं। कविता हमेशा अपने समय के साथ चलती है। मुक्तिबोध कहते हैं ना, मुक्तिबोध कहते हैं ना, नहीं खत्म होती कविता, कभी खत्म नहीं होती, वह काल यात्री आवेग की बात करती है। शमशेर को ही देख लीजिए, काल से होड़ की बात करती है ना। काल तुझसे होड़ है मेरी, अपराजित तू, तुझसे तुझ में अपराजित मैं। तो ये जो काल है, इनकी कविता पोतराज के काल को हमें समझना। यह 1970 के दशक की कविता नहीं है, या ये 1990 के बाद जब नौ उदारवाद आया था उस दौर की भी कविता नहीं। यह कविता हमारे पोस्ट ट्रुथ काल की कविता है। आप उस कोरोना काल के क्रूर यथार्थ, वह क्रूर समय जिसे उपद्रव काल और तमाम तरह की इसमें काल की के बारे में आपके विशेषण हैं, तमाम उस काल को वो परिभाषित करते हैं। यह दरअसल उस काल, उस क्रूर यथार्थ की कविता है। आप देखेंगे यह क्रूर यथार्थ क्या है, इसको भी हमें समझना होगा। यह क्रूर यथार्थ, जिस कविता की चर्चा हुई क्षुद्र संस्करण की, वो बहुत महत्वपूर्ण कविता है और वह बहुत कुछ कहती है, आज के समय को हमारे सामने उपस्थित कर देती है ना। अगर उसमें जो अंधेरा है, वो तमाम अंधेरा इनकी कविताओं में आता है, तो आपको लगेगा कि वह मुक्तिबोध के पास का अंधेरा जो फैल करके यहाँ तक, मुक्तिबोध के समय में जो अंधेरा था वह एक आशंका। उस समय वह अंधेरा उस तरह नहीं था जो अंधेरा इस नौ उदारवाद के बाद, 2014 के बाद और आज जिस तरह का सघन हुआ है, और खास तौर से कोरोना के काल में वो कहते हैं ना, ये अफवाहों के दिन है, यह अतिवाद का अश्लील काल, ये अश्लील काल को ले आए। यही नहीं,
यह कहते विकट प्यासे का समय है ना, यह उपद्रव काल है। और यही नहीं, वो एक आपदा में अवसर पर वो 4 लाइन जो लाते हैं, आपको समझने की जरूरत है। वह कविता पूरे इस समय को, इस 3 साल के समय को खोल के आपके सामने रख दी। और वह कविता क्षुद्र संस्करण में भी वह ध्वनित होते हुए आपको मिलेगी। वो सब चीजें, उसका संकेत वहां भी मिलेगा। ये जो आपदा में अवसर है, यह ऐसा है जहां पर मनुष्यता खत्म हो जाती है। आप जनतंत्र में हैं, हम सरकार चुनते हैं, और सरकार तो क्यों चुनती है कि वो हमारी मदद करेगी। संकट में होंगे तो सरकार हमारे साथ खड़ी होगी। लेकिन जब सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह किसानों के लिए कानून बना रही थी, श्रमिकों के लिए कानून बना रही थी, सब कुछ बदल रही थी। नया संसद भवन के लिए बजट अलॉट हो रहा है तो। और यही नहीं, जब सरकार ऐसा करती है तो सामान्य जीवन में क्या होता है, पूंजी बाजार और तमाम ऐसी वर्चस्ववादी शक्तियां, लूटने वाली शक्तियां, वो तो मौके की तलाश में रहती हैं। वो तो ऐसी आपदा चाहती ही हैं कि देश में ऐसी आपदा आए ताकि हम यह सब करें। तो ये कविताएं जो हैं, अगर आप देखें, लेकिन क्षुद्र संस्करण को ले आते हैं। वह जो नकली विद्रोह है, उस पर भी सवाल है। उस कलुषित मानसिकता पर भी कविता चोट करती है, उस बौद्धिक चतुराई। जैसे आज ही देखिए, प्रतिरोध के तमाम तरह के ब्रांड आपको मिल जाएंगे। प्रगतिशीलता और समाजवाद और जनवाद के भी बहुत तरह के तत्व आपको मिल जाएंगे। और जो हमारी समय की, अगर आप उसकी मीमांसा करें तो आप पाएंगे कि यह जो जनवाद और प्रगतिशीलता का जो दौर है हमारे बीच भी, वो खंडित दौर है। और कवि वहां पर उस चतुराई पर भी चोट करता है ना। बहुत सारे ऐसी हैं, मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता था। और एक बात देखिए, काव्य कला को, यह कविता काव्य या पोतराज संग्रह हमें काव्य कला के बारे में सजा है। चंद्रेश्वर जी ने सपाटता, क्योंकि मनीन्द्र पांडे भी कहते हैं कि भाई जटिल यथार्थ को जितना सहज सरल तरीके से कहा जा सके इस दौर में वो कम्युनिकेट हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी कविता में संप्रेषणीयता की कोई समस्या है। कविता के बारे में यह भी अवधारणा है कि कविता जितना कहती है उतना उसमें छिपा के भी रखती है। क्योंकि कविता अगर एक पाठ में हो, संभव है कि वो समझ में न भी आए, संप्रेषित ना हो, लेकिन जब उसका दूसरा पाठ कई पाठ के बाद अंधेरे में कोई देखी, शायद अंधेरे में या अंधेरे में की तैयारी के लिए मुक्तिबोध ने भी 7 साल उसमें समय लगा। 7 साल में उन्होंने दर्जनों कविताएं लिखी जो अंधेरे में की छाया उसमें। और उस दौर की कविताओं को पढ़िए, शायद आपको पहली बार पढ़ने में वह कविता संप्रेषित न हो। जब आत्मलोकन, आत्मसंघर्ष और सब्जेक्टिव होती है, कवि जब लड़ रहा होता है, आत्मसंघर्ष कर रहा होता है, तो वह संघर्ष की कविता एक अलग तरह की कविता होती है। उसका पाठ और उसका संप्रेषण भी अलग तरह का होता है। और जब वह कविता अंदर उतरती है समझ के स्तर पर, तो उसका असर भी बहुत गहरे होता है। तो मुझे लगता है कि आपकी कविताएं इस तरह की कविताएं हैं। और देखिए, इनकी कविता में कई इस दौर की कविता का अगर हम लोग इसका सार निकालें, तो सार में कहें तो इसमें हमारे समय का दुख है, संताप है, अवसाद है, दर्द है, त्रासदी है, विडंबना है, क्रूरता है। यह जो समय है ये
उसकी ये सब चीज है, और इन सब को लेकर के एक पोतराज इनको रचता है अपनी कविता में ले आ, यह बात है। और कवि इससे जूझता भी है, वो सवाल भी करता है। जरा कुछ पंक्तियां देखिए। नियत के इन समय पद यातना दे पीड़ाओं से गुजरते हुए पूछता हूँ खुद से कि अगर सुबह फूल खिलना बंद कर दे तो क्या तुम जीवित रहना चाहोगे कभी? मैंने ये सवाल कवि करता है अपने आप से। यह आत्मसंघर्ष की एक परिणति है। फिर विकल्प का सपोर्ट भी किया है साथी। विकल्प का मिटते जाना उतना ही गंभीर मसला है जितना कि धीरे धीरे सवालों का गुम होते जाना। वो सवालों को गुम होने नहीं देना चाहिए। जो समय के सवाल है, वो जो पूरा यथार्थ है, उसको उससे टकराता है, जाल से टकराता है। तो इस तरह से एक दृष्टि, अगर आपके पास दृष्टि ना हो तो ऐसे समय को समझना, पहचानना, उसकी क्रूरता को देखना और उसे व्यक्त करना आसान नहीं होगा। तो मुझे तो लगता है पोतराज के कवि के पास एक राजनीतिक दृष्टि है, सामाजिक दृष्टि है, एक वस्तुपरक दृष्टि है। भले वो कविताएं वो अपने अंदर के आत्मसंघर्ष में जा रही हों, लेकिन उसके पास एक बाह्य, अंदर से बाह्य, बाह्य से अंदर, जैसा उन्होंने अपनी रचना प्रक्रिया के संदर्भ में इस बात को कहा कि कविता अंदर से बाहर जाती है, बाहर से अंदर आती है, और बाहर और अंदर को मिला करके यह इनका रचना संसार बनता है। और देखिए इनकी कविता में अगर देखें तो जीवन की लय जो टूटा है, यह जो टूटन है इस दौर का, वह उसकी आह के रूप में तो वही इनकी कविता में है। भोर की नींद उसकी चाह है ना, एक सब कुछ बदल देने का स्वांग भर देने के विरुद्ध। जैसे होता है ना, कुछ क्रांतिकारी हैं तथाकथित कि सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ, और जो क्रांति है वो फेसबुक पर ही क्रांति हो जाएगी, किताबों में हो जाएगी, व्हाट्सएप पे हो जाएगी, सोशल मीडिया पर क्रांति हो जाएगी। लेकिन जब मणिपुर की घटना होगी तो यहाँ सड़क पर कोई यहाँ का बुद्धिजीवी नहीं दिखाई देगा, चंद वहां पर लेखक और बुद्धिजीवी दिखाई देते हैं। तो यह क्या बात है? इस क्षुद्र संस्करण, यह भी क्षुद्र संस्करण का हिस्सा है, और इस पर भी कवि जोर करता है और इसे कहता है ये बौद्धिक चतुराई है, इस यह मानसिकता कलुषित मानसिकता है। मैं अपनी बात इस तरह से समाप्त करूंगा कि इनके अंदर लगातार जूझने, लड़ने, भिड़ने की एक कोशिश, एक आत्मसंघर्ष दिखाई देता है। और इनकी कविताओं से गुजरते हुए मुझे मुक्तिबोध की यह पंक्तियाँ कि कोशिश करो जीने की जमीन में गढ़ कर, ये पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। और इन्हीं की पंक्तियाँ हैं, शायद इस संग्रह की नहीं, पहले के संग्रह से गनी जी ने जिसे रखा था वह है, उल्टा घूम जाए समय रथ का पहिया अगर तो लौट आएंगे ग्लेशियर, अपनी जगह चल पड़ेगी नदियाँ पुरानी धार में, और धरती के नीचे हो जाएगा लबालब मीठापन हर एक कण के लिए। कई बार एक कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, और लेनिन की बहुत मशहूर किताब है, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। ये कभी अगर पीछे ले जाना चाहता है तो आगे ले जाने, उस पानी को मुक्त कराने के लिए वह मीठा लबालब जल समाज को मिले, और वह जल ही नहीं है, वह जनतंत्र है, हमारी खुशहाली है, हमारी आज़ादी है। और मुझे लगता है ये खुशहाली आज़ादी के संघर्ष में कमी है, यह आत्मसंघर्ष सामाजिक संघर्ष का हिस्सा है। धन्यवाद।